हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्विटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने किस चीज़ की सीरीज स्टार्ट की थी, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे आज के टॉपिक से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज कब 1945 में किसने की थी, पोर्टर ने की थी। और जो इसका नामकरण था किसके आधार पे हुआ था, इसकी संरचना के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1945 में केएल पोर्टर ने की थी। और इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया था। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं, या स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल किसे बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। और हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम्स के बेसिस मतलब अगर हम आधार पे देखें तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते थे। पहला जिसमें मतलब राइबो, जो ये रेड डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी ये राइबोसोम्स हैं। और ये क्या फ्लैट सेक्स में जिन फ्लैट सेक्स में पाए जाते हैं, ये देखिए एक थैलीनुमा संरचना जिसमें पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पे आपको क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब जिनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी सिस्टर्ने यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि उसमें क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ट्यूब्यूल्स मतलब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है या लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, और हमने इसके बारे में क्या जाना था, यहाँ पे जब इनसे कट होकर के क्या कुछ वेसिकल्स निकलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन इकट्ठा हो गया आकर के इंसेक्ट्स के माध्यम से, इसके माध्यम से यहाँ पे प्रोटीन आके क्या इकट्ठा हो रहा है। अब जब ये प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है तो ये थैलीनुमा संरचना बन रही है, और कुछ टाइम बाद जैसे इसमें ये प्रोटीन फुल हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट टूट करके बाहर आ जाएगा, ऐसे एक संरचना बनाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इसके अंदर भरा होगा प्रोटीन, इसके अंदर क्या भरा होगा, प्रोटीन भरा होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन मतलब प्रोटीन इसके अंदर भरा होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या भरा होगा, प्रोटीन भरा होगा। तो ये प्रोटीन वेसिकल्स का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो हमारा ये लिपिड है ना, जहाँ जिसमें मतलब लिपिड पाया जाता है ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल से भी मतलब कुछ संरचनाएं निकलेंगी, और इसमें क्या भरा होगा, इसमें हमारा लिपिड भरा होगा। ठीक है, इसमें क्या भरा होगा, सॉरी इसमें लिपिड भरा होगा। तो ये हमने जाना था। ठीक, और यदि हम बात करें और इसकी चीज़ों की, तो ये क्या करता था कि ये एंजाइम्स का निर्माण करता था। दूसरा चीज़ ये क्या करता था, एक नेटवर्क की तरह वर्क करता था। एक नेटवर्क की तरह वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें हैं उनको वो क्या करता था, साइटोप्लाज्म में लेकर के आता था, कनेक्ट करता था साइटोप्लाज्म से किसको, न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस की जो जरूरी चीज़ें होती थी, जो साइटोप्लाज्म को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, वो कौन ये बाहर लेकर के आता था, कौन, इसी रास्ते के माध्यम से, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से वो चीज़ें बाहर आती थी। और जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में उपस्थित यानी हमारी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती थी, वो उन चीज़ों को इसी रास्ते के माध्यम से कहाँ, न्यूक्लियस तक पहुंचाता था। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, यानी एक तरीके से एक नेटवर्क का काम करता था, या एक रास्ते का काम करता था, जो किसको, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से जोड़ता है। दूसरा वर्क क्या करता था, ये प्लाज्मा, इसकी जो एक सतह है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती थी। तो यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी किससे जोड़ता था, न्यूक्लियस से जोड़ता था। तो ये था क्या हमारा कल तक का रिवीजन। अब आइए हम लोग अपने आज के मेन के टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट कर दिया है, ताकि आप लोगों को क्या मतलब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गोल्जी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, यानी जो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी की खोज की थी वो किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कब की थी, 1898 में की थी। कब की थी, 1898 यानी 1898 में की थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा याद करिएगा, जस्ट 1898 के एक साल पहले क्या हुआ था, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था 1897 में। याद होना चाहिए आप लोगों को, हम लोग इसी तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तभी जाकर के हमें कुछ चीज़ें याद होंगी। यानी गोल्जी बॉडी की खोज कब हुई थी, गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी के आधार कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब कैमिलो गोल्जी, इसको इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी बॉडी पड़ा। क्या पड़ा, गोल्जी बॉडी पड़ा। अब यदि मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हमारे सिस्टर्ने थे लगभग उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, ये भी देखो, इसमें भी क्या फ्लैट सैक स्ट्रक्चर
था, है ना, जो सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर था फ्लैट था और थैलीनुमा था। इसी तरह इसका भी जो स्ट्रक्चर है, मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बनाया है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैट है और क्या है, थैलीनुमा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी जो इसके ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं अलग अलग, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने इनको भी बोला जाता है। दूसरा जो आपको ये देखिए गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, वेसिकल्स हैं, है ना। और देखिए जो यहाँ पे निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हल्का सा, ये क्या, ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। मतलब इसमें भी जो है, जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स थे, सिस्टर्ने थे और क्या, मतलब वेसिकल्स पाए जाते थे, उसी तरह जो हमारा एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी है, उनकी संरचना में भी हमें क्या क्या पाया जाता है, हमें सिस्टर्ने मिलता है, ट्यूब्यूल्स मिलते हैं और वेसिकल्स मिलते हैं। ठीक, समझ में आया, मतलब इनकी संरचना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलती जुलती है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे जान पाएंगे, तो डिफरेंस हम ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ठीक है, जो उसका सिस्टर्ने पार्ट था, उसमें क्या, राइबोसोम्स पाए जाते थे, जबकि इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यानी जो इसके सिस्टर्ने हैं, इसमें क्या, राइबोसोम्स पाए जाते थे और इसके सिस्टर्ने में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये देखो, आप देख रहे हैं कि ये पूरे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब इसमें एक दूसरे से क्या, ये जुड़े हुए हैं, मतलब पूरा पाथ बना हुआ रास्ता आने जाने का। हम मतलब जाएंगे तो मतलब पहुंच सकते हैं एक एंड तक। लेकिन ये जो सारे पार्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टर्ने हैं, ये सब क्या, एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब इन पे कहीं भी कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। जैसे ये है तो दूसरा ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं, और ये क्या थे, ये मतलब एक तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और क्या है, कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है गोल्जी बॉडीज में। अब आइए इसके मेन चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फेज, है ना, इसको हम बोलते हैं सिस फेज। क्या बोलते हैं, सिस फेज। और जो आपको इधर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज, है ना। सिस फेज का मतलब, यानी सिस फेज क्या हो गया, जो कि मतलब न्यूक्लियस की तरफ है ना, क्योंकि इसका मुंह देखिए, अब न्यूक्लियस की तरफ दिख रहा है ना, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ दिख रहा है। तो जो इसका मुंह जो न्यूक्लियस के पास है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, उसको हम बोलते हैं सिस फेज। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आप समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। कैसा है, इसमें मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हैं वो कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। यदि वो विकसित हैं तो किसमें नहीं पाए जाएंगे, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जितने भी मतलब नीलहरित शैवाल हैं, है ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे मैमल्स की आरबीसी है, उसमें भी क्या नहीं पाया जाता है, हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी उसमें भी हमारा गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा। यानी कि ये किसमें पाया जाएगा, ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना, उन सभी में पाया जाएगा। यानी जितने भी विकसित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में क्या, ये गोल्जी बॉडी पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी। अब यूकैरियोटिक सेल में किसमें नहीं पाई जाएगी, जो मैमल्स की आरबीसी होती है उसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक, अब देखो प्लांट सेल में इसे एनिमल सेल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। एनिमल सेल में इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल में हम इसको किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम किसने दिया था, तो पेरेंसीटो ने इसका नाम दिया था। किसने दिया था, पेरेंसीटो ने 1910 में पेरेंसीटो ने इसका नाम दिया था क्या, डिक्टोसोम। और इन्होंने इसकी खोज की थी प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी का नाम किसने दिया, तो किसने दिया, पेरेंसीटो ने दिया। कब दिया, 1910 में दिया। और जो हमारे कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज कब की थी, 1898 में की थी। और इनको जो कैमिलो गोल्जी थे, इनको 1906 में इसी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब, 1906 में, यानी 1906 में कैमिलो गोल्जी को मतलब नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, ये गोल्जी बॉडी की खोज करने के लिए। और अगर पूछे कि गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम क्या है, तो डिक्टियोसोम है। किसमें बोला जाता है, जो हमारी प्लांट सेल्स हैं उसमें हम इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। दूसरा चीज, इसकी खोज किसने की थी, तो पेरेंसीटो ने की थी। यानी इसका नामकरण किसने बोला था, पेरेंसीटो ने किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसे और क्या बोला जाता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग आइए जान लेते हैं। ठीक,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से मान लो ये जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है, प्रोटीन का निर्माण कर रही है, और प्रोटीन क्या एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन इकट्ठा हुआ और यहाँ से एक पार्ट टूटा जो वेसिकल बना। ठीक है, यहाँ से एक पार्ट टूटा और क्या बन गया? वेसिकल बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या भरा है? प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक, दूसरा यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? ये लिपिड का संश्लेषण कर रहा है, लिपिड इकट्ठा कर रहा है। और जैसे ही लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो क्या, जैसे आप पानी की ड्रॉप देखिए, पानी जैसे आता रहता है, एक प्लेट लीजिएगा और उसमें क्या एक पानी की बूंद डालिएगा, पानी की बूंद यहाँ पे आएगी, थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रहेगी। जब ज़्यादा बूंद इकट्ठा हो जाएगी तो वो अपने आप क्या नीचे आ जाती है। या पत्तों में चीज़ें करके देखिएगा तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी संश्लेषण होता रहता है, चीज़ें इकट्ठा मतलब आकर के इकट्ठा होती रहती हैं। और जैसे ही वो चीज़ें मतलब एक तरीके से एक अधिक मात्रा में हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है? अलग हो जाती हैं। जैसे एक बूंद अलग होती है तो जाके मतलब निकलती है, उस फॉर्म में यहाँ से क्या वेसिकल्स निकलते हैं। अब ये वेसिकल जब यहाँ से निकलते हैं, फ्री होते हैं, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि जाएं कहाँ जाएं। तो इनको बुलाता है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, इनको गोल्जी बॉडी, क्योंकि सामने यही है, तो ये लोग एंटर करते हैं कहाँ पे? गोल्जी बॉडी के सिज फेस से। क्या करते हैं? एंटर करते हैं। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है? जैसे कि एक पुलिस वाला होता है, वो क्या करता है? सारी चीज़ें चेक करता है कि हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो गोल्जी बॉडी है इन वेसिकल्स के साथ यही काम करता है। इनके पास देखता है ये प्रोटीन आए, लेकिन ये जो प्रोटीन इसमें है ये भी एक तरीके से पूरा तरीके से डेवलप नहीं हुआ है ना। ये हम बोल सकते हैं कि ये भी मतलब एक तरीके से एकदम सिंपल है। अब इसको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें ज़रूरत होगी उन चीज़ों को ऐड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये गोल्जी बॉडी में एंटर करते हैं हमारे प्रोटीन और लिपिड, तो हमारे जो गोल्जी बॉडी होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, फैटी एसिड होता है ना। और यदि मैं कहूँ तो इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, मतलब इसमें बहुत ढेर सारे एंजाइम से कंटेन करके रखता है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि सब एंजाइम हार्मोन सारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इसकी परत है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल है और सेल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? प्रोटीन और लिपिड की है। तो ये भी क्या, जो हमारा गोल्जी बॉडी ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। यदि कहें कितनी मात्रा में, तो दोनों की बराबर मात्रा होती है, 50-50 मतलब परसेंट में दोनों में क्या इसमें लिपिड और प्रोटीन होती है। यानी ये लिपिड और प्रोटीन से बना मतलब मेम्ब्रेन है इसकी, या फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो जैसे ये चीज़ें अंदर आती हैं तो इसमें और क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर है, और अगर मैं बोलूँ विटामिन सी है, फैटी एसिड है। तो ये जैसे इसमें गुजरते हैं, ठीक है, अब इसमें आया, पहले इस वाले में आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई, मान लो कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ। दूसरे में आया, इसमें उसने क्या कुछ लिपिड ऐड कर दिया, ठीक है। तीसरे में आया फैटी एसिड वो ऐड हुआ, है ना। मतलब जैसे जैसे ये एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में गुजरते हैं, जितने भी मतलब गोल्जी बॉडीज़ के मतलब एक तरीके से सिस्टर्न है या स्टेप हैं, उन सब में गुजरते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या अलग चीज़ें जुड़ती जाती हैं या मेंटेन होती जाती हैं। जो यहाँ पे ये अविकसित था, ये धीरे धीरे क्या विकसित हो जाता है, यानी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है और एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पहले हम फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड क्लास में आए, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, अब जब इंटर या ग्रेजुएशन में हम लोग जब पहुँचते हैं तब हम कुछ मैच्योर हो जाते हैं। उसी तरीके से जब ये आता है, ये एक मतलब नवजात शिशु की तरह आता है, ठीक, और शिशु की तरह आते हुए जब यहाँ से निकलता है तो क्या मैच्योर हो जाता है, ठीक। और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अगर मतलब लाइसोसोम, जैसे लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है, इसलिए ही अभी गोल्जी बॉडी करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। या जिन चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है ये वहाँ जाता है, जैसे सेल्स को ज़रूरत होती है, ठीक, तो सेल्स के, क्योंकि ये प्लाज्मा जो हमने पढ़ा था, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण भी करता है, ठीक है, सेल वॉल का निर्माण भी करने में सहायता करता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में भी सहायता करता है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के निर्माण में। तो जिन चीज़ों की जहाँ जरूरत है, प्रोटीन और कुछ लिपिड से हमारा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना होता है, तो यहीं से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे प्लाज्मा लिपिड में चला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस वेसिकल्स बोलेंगे, है ना। जो वेसिकल्स वहाँ से बन के जाएंगे, जो यहाँ पे स्टोरेज हो जाएंगे, है ना, जो इकट्ठा हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। मान लो यहाँ से ये एक आया और इसमें क्या ढेर सारा इकट्ठा हो गया, स्टोरेज हो गया, क्योंकि जब इसमें ज़रूरत होगी तभी लाइसोसोम्स क्या करता है, उन चीज़ों को सिक्रेट करता है, तो क्या स्टोर हो जाती हैं, ये स्टोर हो गई, ये हमारा लाइसोसोम बन गया, ठीक।
जो निकल के बाहर गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता की, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवेसिकल बोलते हैं। और जो सेल के बाहर चली जाती हैं, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक सेल से दूसरे सेल्स में भी जाती हैं, है ना, क्योंकि सेल्स के बीच में गैप होता है, और उसको कौन, जो प्लाज्मोड्स मेटा के माध्यम से हम एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से दूसरे सेल्स में भी कुछ चीजें जाती हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए आप बताओ, सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा, यहाँ से जो अविकसित यानी नवजात शिशु की तरह जो वेसिकल निकला था, चाहे वो प्रोटीन का हो चाहे लिपिड का हो, वो गोल्जी बॉडी में आता है, और गोल्जी बॉडी उनको रोकता है और देखता है कि उनके पास क्या क्या चीज़ों की कमी है, और उनमें उन चीज़ों को ऐड करता है, और फिर जहाँ उनको भेजना होता है, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ उनको भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, यानी क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दूसरा, पैकेजिंग करने का भी काम कर रहा है ना, और तीसरा क्या कर रहा है? सिक्रेशन का भी काम कर रहा है, या उनको निर्माण भी कर रहा है। तो ये प्रोटीन के निर्माण में भी वर्क करता है, लिपिड के निर्माण में भी वर्क करता है, और क्या करता है? फॉस्फोलिपिड। अब किस फॉर्म में बनता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है, और लाइपोप्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि चीज़ों को रोकता है, फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उन चीज़ों को भेजता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से। इसका अदर नेम क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा? इसके 3 नाम को जाना। पहला नाम इसका क्या है? इसका नाम है गोल्जी बॉडी, जो किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी के नाम पे पड़ा था। ठीक, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी 1898 में। 1906 में उनको इसी के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। 1910 में, है ना, 1910 में पेरेंसीटो ने क्या किया था? इसकी खोज किसमें कर दी थी? प्लांट सेल में, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा था? डिक्टियोसोम रखा था। ठीक, यानी इसका दूसरा नाम डिक्टियोसोम हुआ। इसका तीसरा नाम क्या हो गया? इसको तीसरे नाम से जाना था लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से। ये कैसा ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जीव हैं उनमें नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाएगा, और मेबल्स की आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने और जो जो ये चीज़ें परफॉर्म करता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के